हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। और फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा न्यूटन्स लॉ का हम लोग रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमको, तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ एफ नेट इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है वास्तव में? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी या जीरो होगी? कांस्टेंट नहीं कहेंगे, जीरो होगी। चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब रेस्ट पे है अगर ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करेगी, अगर उस पे नेट फोर्स जीरो है। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब उस पे कोई ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स है, दैट इज नॉट जीरो, कोई नेट फोर्स काम कर रहा है, तो वो नेट फोर्स जो है इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। बॉडी में जो एक्सेलरेशन हो रही है उसके और मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा नेट फोर्स। कहने का मतलब यह है कि जब किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होना ही होगा। ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स देखिए दो चीजें हैं, एक होता है नेट फोर्स जीरो होना, एक होता है फोर्स ही जीरो होना। ठीक है, दोनों का रिजल्ट एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि बॉडी में कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे वेट काम करता है, ठीक है, कोई फोर्स एक्सटर्नल काम करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह तरह के फोर्सेस है, तो अगर उसका वेट भी नहीं काम कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि हाँ फोर्स जीरो है, इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो दैट इज नेट फोर्स जीरो है। बट नेट फोर्स क्या है, जीरो कब होगा? मान लीजिए वेट भी काम कर रहा है और उसके रिस्पांस में उस बॉडी पे सरफेस से नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ओवरऑल जो है इफेक्ट नलिफाई हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये केस होगा नेट फोर्स जीरो का। ठीक, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है उस बॉडी पे कोई फोर्सेस काम नहीं कर रही है, फोर्सेस काम कर रही है लेकिन आपस में वो एक दूसरे को नलिफाई कर रही है। फोर्स जीरो होने का मतलब है कि कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो नेट फोर्स जब जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही। ठीक, ये सेकंड लॉ बोलता है। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं? जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे कांटेक्ट बन रहा है उसके 90 डिग्री में होता है। अगर वेट नीचे की तरफ पड़ रहा है तो इसके कारण इस पे एक नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अगर इस सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम लिया जाए तो सरफेस पे कौन सा फोर्स पड़ रहा है? इस ब्लॉक के कारण एक नॉर्मल फोर्स ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है एन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये रिवीजन करने का कुछ कारण है। ठीक, कारण हम समझते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये एग्जांपल है हमारा कि एक सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे घर में टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह होता है, सोफा होता है, तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है, सरकाना है, तो आप उसको ढकेलते हैं या फिर खींचते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो आप उसमें कुछ फोर्स लगाते हैं। अब कितना फोर्स लगाते हैं? अब कोई बच्चा है, वो क्या सोफा को ठेल के शिफ्ट कर सकता है? वो भी तो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो लगाते हैं, बट सोफा को या चेयर को या टेबल को या कुर्सी को
उसके वेट के अनुसार या उसके एरिया के अनुसार जो भी है, कुछ एक मिनिमम फोर्स है जो लगाना पड़ेगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, नहीं तो वो शिफ्ट नहीं होगा। नहीं तो घर में बच्चा होता है, वो तो बहुत कोशिश करता है कि सोफा को ठेल के हम लोग साइड कर दे, कर पाता है क्या? वो भी तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन बच्चे के मसल्स में वो फोर्स नहीं जनरेट होती जितना उस सोफा को शिफ्ट करने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कहीं पे रखा हुआ है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है या फिर एक ही ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे है, तो उन दोनों जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस मतलब मान लीजिए फर्श पे रखा हुआ चेयर, तो ये सरफेस पे ही ना है जी, तो इस पे अगर इस फर्श के रिलेटिव में मुझे अगर इसको मूव कराना है तो मुझे एक कुछ मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी फोर्स लगा के उसको नहीं शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई उसको ढकेलना पड़ेगा, जितना भारी होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये एक चीज हम लोग बहुत इंट्यूटिव है, कॉमन है। अगर एक चेयर है तो उसको हल्का फोर्स देंगे तो वो सरक जाएगा, बट सोफा है तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। बड़ा अगर मेज वगैरह है, डेस्क वगैरह भारी, तो उसको थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो लेकिन एक मिनिमम अमाउंट हर किसी के लिए सेट है, उतना तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। कोई ब्लॉक है, वुडन है या जो भी है, ये ब्लॉक है, उसका कुछ वेट है, उसका कुछ मास है m, जिसके कारण उसका वेट है, ठीक है। अब देखिए इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा, फर्श पे है, ये फर्श बना हुआ है और हम लोग इस ब्लॉक पे फोर्सेस देख रहे हैं, ठीक। तो इस ब्लॉक का वेट इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण ये सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है जो ये है, ठीक। अब एक्सटर्नली हम इसको खींच रहे हैं या ठेल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हम इसको ले जाना चाहते हैं, तो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, ठीक है। पहले हम लोग इस डायरेक्शन में देख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ब्लॉक ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, फर्श पे ही है। इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है, अगर एफ नेट जीरो नहीं है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी, फिर घूम के फर्स्ट लॉ में आ जाएंगे, मतलब एफ नेट जीरो है, मतलब क्या है, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। कैपिटल स्मॉल सब एक ही है, ठीक है, एम जी, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा न्यूटन्स लॉ बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, मैंने फोर्स लगा के खींचना चालू किया। पहले मैंने लगाया मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स, नहीं सरका, 5 लगाया, नहीं सरका, 9 लगाया, नहीं सरका। जब 10 न्यूटन मैंने लगाया, एग्जांपल बता रहा हूं, तो क्या हुआ, वो जस्ट 10 के बाद 10.00000001 किया मैंने, तो वो सरकना चालू हुआ। मतलब 10 न्यूटन जो है वो लिमिटिंग फोर्स है, जिससे एक सुई की नोक के बराबर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर जाएगा, ठीक। तो वो लिमिटिंग फोर्स क्या है, 10 न्यूटन, ठीक। तो मैंने वो लिमिटिंग फोर्स 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, मैंने 10 न्यूटन ही पकड़ी है उसको, ठीक है। तो 10 न्यूटन लगाने पे ये जस्ट मतलब बस अब मूव करने ही वाला है, वैसा कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब मैं F इज इक्वल टू 9 न्यूटन लगा रहा हूं, तब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक। अब उस कंडीशन में जब F इज इक्वल टू 9 न्यूटन है, अगर मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाऊं तो लगेगा
फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एफ नेट जीरो, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है क्या? नहीं है, एफ नेट जीरो नहीं है। क्यों? 9 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट इसका काउंटर कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है मेरे को, है? तो एफ नेट जीरो होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन तो जीरो है, 9 न्यूटन पे एक्सेलरेशन जीरो है, जो स्थिर है वो वेलोसिटी जीरो है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है 9 न्यूटन के फोर्स पे। तो मेरा फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो फिर फोर्स तो जीरो ही हो रहा है, तो फोर्स फर्स्ट लॉ में ही घुमा के ला रहा है। तो ये तो फर्स्ट लॉ, इसमें 9 न्यूटन जब फोर्स लगा रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं। जब 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक काउंटर फोर्स है जो इस 9 न्यूटन को कैंसल कर रही है, ठीक? नहीं तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर फोर्स है, फोर्स नेट फोर्स अगर कुछ है तो एक्सेलरेशन होना ही होगा, यही बोलता है सेकंड लॉ। लेकिन हमने नेट फोर्स एक्सटर्नल 9 न्यूटन लगा दिया, एक्सेलरेशन कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब काउंटर कोई है जो नेट फोर्स जीरो कर रहा है। वो काउंटर फोर्स क्या है? वो काउंटर फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो इसके मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। मतलब उस सरफेस पे उसको मूव करने के लिए वो फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है, और इस 9 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन फोर्स वो अप्लाई कर रहा है ताकि नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन ये बेचारा क्या है, एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, एक लिमिट के बाद ये धाराशाही हो जाता है, मतलब वो उससे ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता। उसकी लिमिट हर सिचुएशन में सरफेस टू सरफेस, मटेरियल टू मटेरियल, वेट टू वेट चेंज होती रहती है, ठीक है? उसको हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे है, दोनों का कांटेक्ट है, तो वो सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जब दोनों सरफेस का आपस में कांटेक्ट होता है तो उनके बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स आता है, जो हम लोग जब उसको पुश या पुल करके मूव कराने की कोशिश करते हैं उसको अपोज करता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है? अब फ्रिक्शन उसके वेट पे, एरिया पे, सरफेस एरिया कैसा है, खुरदरा है, स्मूथ है, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक? वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी मुद्दे की बात यह है कि हर सरफेस जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमको रिलेटिव मोशन कराना है और उन दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट है, अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक हवा में है, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। हो सकता है कुछ कारण से, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, तो कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन कब होगा? जब कांटेक्ट होगा, ठीक? तो जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में एक लिमिटिंग फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जो दोनों के रिलेटिव मोशन को, इसके रिस्पेक्ट में अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये फोर्स इसको जाने नहीं दे रहा है, वो लिमिटिंग फोर्स ही फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक? अब ये जो 10 न्यूटन है ये इसका मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है? जिसको हम लोग एफ मैक्स भी कह लो, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है? आगे टर्म्स को हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ मैं फ्रिक्शन कह रहा हूं, स्टैटिक काइनेटिक आगे समझेंगे। अभी ये फ्रिक्शन जो है मतलब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को
रोक रही है। अब अगर मैं क्या करूं, F को ग्रेटर देन 10 न्यूटन कर दूं तो क्या होगा, तो अब इसमें डिसबैलेंस आ जाएगा। ये बेचारा 10 न्यूटन से ज्यादा जा नहीं सकता है, इसकी 10 न्यूटन तक की पहुंच है। तो अगर मैं F इज इक्वल टू 11 न्यूटन लगा दूं तो क्या होगा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, F 11 और इधर फ्रिक्शन 10 न्यूटन मेरा ये बाबू साहब लगा रहा है। तो F नेट कितना हो जाएगा मेरा, 11 माइनस 10, 1 न्यूटन। तो जो मास होगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F नेट डिवाइडेड बाय मास। अगर 1 kg का है तो 1 न्यूटन बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तब आप कहेंगे कि एक kg का मास है और 11 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 11 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है इसीलिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट पे होता है। अगर कांटेक्ट नहीं है सरफेसेस का, ऑब्जेक्ट्स का, तो फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन एक तरह से क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा मैं क्लीन करके आता हूं, फिर आपको आगे इसके बारे में और समझाता हूं।